अभी अल्टरनेटिंग करंट का ही क्वेश्चन देखना है हम लोगों को। अल्टरनेटिंग करंट में ये क्वेश्चन है, ये सर्किट है जे कॉइल रेसिस्टेंस ऑफ ये सर्किट है जे कॉइल रेसिस्टेंस ऑफ 12 ओम एंड एन इम्पीडेंस ऑफ 15 ओम। मतलब कॉइल में जो रेसिस्टेंस लगा है वह 12 ओम का लगा है और इम्पीडेंस जो है 15 ओम का है। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी, the power factor of circuit will be, सर्किट का पावर फैक्टर कितना होगा ये फाइंड करके हमें बताना है। ए ऑप्शन दिया गया है 0.4, बी ऑप्शन है 0.8, सी ऑप्शन है 0.1 एंड डी ऑप्शन है 1। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें हमें बताना है कि पावर फैक्टर इसमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, उस सर्किट में क्या लगा है, तो एक रेसिस्टेंस लगा है जिसमें 12 ओम का रेसिस्टेंस है और इम्पीडेंस यानी कि जेड लगा है कितना 15 ओम का। तो ये हम लोगों को फाइंड करके यहाँ पे बताना है। तो देखो बेटा, यहां से इम्पीडेंस हम लोग निकालते कैसे हैं, यहां से सबसे पहले पावर फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको इसका सॉल्यूशन कैसा हो सकता है। देखो, जैसे अगर हम लोग इसका वेव डायग्राम सॉरी फेजर डायग्राम अगर बनाए, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में V लेता हूं, वोल्ट पोटेंशियल लेता हूं, तो करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। किस सिचुएशन में, रेसिस्टेंस के सिचुएशन में। तो हमारा करंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा I, और ये VR है, मतलब रेसिस्टेंस अगर लगा है तो। और फिर उसके बाद से अगर इंडक्टेंस लगा है तो ये ऊपर चला जाएगा वोल्टेज, और यदि कैपेसिटेंस लगा है तो कहां आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, कैपेसिटेंस में, कैपेसिटेंस की कंडीशन में क्या होता है, देखो रेसिस्टेंस की कंडीशन में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। कैपेसिटेंस की कंडीशन में करंट जो है वोल्टेज को क्या करता है, 90 डिग्री से लीड करता है। तो देखो ये 90 डिग्री लीड कर रहा है। और इंडक्टेंस की कंडीशन में क्या होता है, जो वोल्टेज है वह करंट को 90 डिग्री से लीड करता है, तो ये लीड कर रहा है अब यहाँ पे। तो उस सिचुएशन में अगर देखो यहाँ पे VL ऊपर के डायरेक्शन में, VC नीचे डायरेक्शन में। अगर मैं मान लेता हूँ कि VL बड़ा है, VC छोटा है, किसी को भी मान सकते हैं। अगर मैं ऐसा मानता हूँ तो VL और VC का जो रिजल्टेंट होगा वह अपवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा, और VL माइनस VC से इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और इसका रिजल्टेंट जो होगा, अब किसका रिजल्टेंट चाहिए, देखो ये रिजल्टेंट किसका मिल गया, VL और VC का, लेकिन आई तो VR तो इधर जा रहा है। तो इनका रिजल्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, यहां से रिजल्टेंट मतलब इन दोनों के ठीक बीच में ये रिजल्टेंट जाएगा। ये किसका किसका रिजल्टेंट होगा, ये हो जाएगा VL माइनस VC एंड VR का रिजल्टेंट होगा। अगर यहां से इसमें परपेंडिकुलर डाल दिया जाए ये, तो ये कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, यही VL माइनस VC, VL माइनस VC। और यहां पर हो गया ये VR, ये VR हो गया। अगर मैं इस फाई को, इस एंगल को मान लेता हूं फाई, और ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट कौन सा है, ये E नॉट है, सॉरी ये E नॉट रिजल्टेंट है। उस सिचुएशन में cos फाई इक्वल टू यहाँ क्या मिल रहा है, देखो बेटा cos फाई इक्वल टू
कॉस ऑफ फाइव इक्वल टू, तो देखो बेस अपान क्या मिलेगा, कॉस फाइव इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे इसको, ये जो इम्पीडेंस है वो इम्पीडेंस क्या होता है, जेड होता है। इम्पीडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड। तो ये आपको मिल जाएगा कॉस फाइव इक्वल टू आर अपान में जेड, आर अपान में जेड। और जो कॉस फाइव होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर करते हैं। ई इक्वल, यहां से ई नॉट इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, ई नॉट इक्वल टू रूट अंडर वी आर का स्क्वायर माइनस ए प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। जैसे उधर लिखते थे ना, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो उसको, इसको हम लोग वोल्टेज के रिस्पेक्ट में इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहां से कॉस फाइव इक्वल टू आर अपान जेड, आर इक्वल टू दे रखा है, ये बेटा ये जो दे रखा है ये आर है, और ये दे रखा है इम्पीडेंस, ये क्या है, जेड है। तो आर अपान में जेड मीन्स 12 अपान में हो गया 15, डिवाइड कर दो, 3 4 जा 3 5 जा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ गया। मतलब कॉस ऑफ फाइव कितना मिल गया, 0.8। देयरफॉर पावर फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, पावर फैक्टर इक्वल टू कॉस ऑफ फाइव होता था। कॉस फाइव की वैल्यू 0.8। अभी रात में भी हम लोगों को ये क्वेश्चन मिला था पावर फैक्टर का, ठीक है। बॉबी, नेहा, प्रीति, ओके। योगिता नहीं है, हाँ योगिता नहीं आई है, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, in an LCR circuit AC, the voltage across each of the component in LCR circuit AC circuit, LCR AC circuit, the voltage across each of the voltage across each of the component L, C and R, L, C and R is 50 वोल्ट। देखो बेटा इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट दी गई कि सभी के अक्रॉस इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वह 50 वोल्ट ही है। मतलब इंडक्टेंस के भी अक्रॉस 50 वोल्ट है, कैपेसिटेंस के भी अक्रॉस 50 वोल्ट है और रेसिस्टेंस के भी अक्रॉस 50 वोल्ट ही है। द वोल्टेज अक्रॉस द LC, the voltage across the LC के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, LC कॉम्बिनेशन विल बी। अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ा सा करा था, बताइए बिल्कुल ये तो नहीं था, लेकिन उसी फार्मूले से ये बन जाएगा। इसके बताना है कि ये क्रॉस कितना होगा, किसके क्रॉस चाहिए बेटा, LC के। इसमें जुड़े तो तीनों हैं लेकिन सभी के क्रॉस जो वोल्टेज है वो 50 है। अभी देखो जब LCR सर्किट बनाते हैं, LCR सर्किट लगाते हैं और उसमें जब उसका फेसर डायग्राम बनाते हैं तो फेसर डायग्राम ऐसा ही कुछ बनता है क्या बेटा। इधर क्या होता है, VR होता है
और अगर इसमें रेसिस्टेंस लगा है तो करंट भी इसी डायरेक्शन में होता है। और जब कैपेसिटेंस लगा देते हैं तो उस सिचुएशन में करंट क्या करता है, इसको करंट लीड करता है, तो करंट यहाँ है ना कैपेसिटेंस की कंडीशन में, यहाँ पे वीसी होता है। और जब इंडक्टेंस लगाते हैं तो उस सिचुएशन में करंट जो है लैग करता है 90 डिग्री। अभी ये फेजर डायग्राम हम लोगों ने बनाया था, तो यहाँ क्या बना दिया था हमने, आर बना दिया था। अब इन सभी के अक्रॉस, रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है बेटा, 50 वोल्ट। कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, ये भी है 50 वोल्ट, और ये भी 50 वोल्ट ही है। और सॉरी ये एल है, वीएल, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना है, वो भी है 50 वोल्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एल और सी के एक क्रॉस को कितना पोटेंशियल होगा। तो देखो बेटा, एल क्या है, एल ऊपर की तरफ है और सी नीचे की तरफ है, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वोल्टेज ए क्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन बॉबी कितना होगा बेटा। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इन दोनों के यदि रिजल्टेंट निकाला जाए, अगर मैं मान लूं कि VL इज ग्रेटर देन VC है तो उस इक्वेशन में इसका रिजल्टेंट अपवर्ड होता है VL माइनस VC। और यदि उल्टा मानेंगे कि VL इज ग्रेटर देन VC है तो नीचे की तरफ आ जाएगा, VC माइनस VL हो जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट इधर निकाल रहे थे, ऐसे निकाल रहे थे। तो यहाँ पे VL माइनस VC, तो यहाँ पे कुछ भी लिख लो, VL माइनस VC लिख लो या VC माइनस VL लिख लो, दोनों बातें की है। तो VL माइनस क्या हो जाएगा VC। अब VL और VC दोनों में कितना है, देखो VL भी 50 है, VC भी 50 है, तो कितना हो गया 50 माइनस 50 इक्वल टू कितना आ गया 0 वोल्ट। मीन्स करंट इसमें सॉरी एलसी के क्रॉस टोटल पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। तो इसके ऑप्शन में एक 0 दे रखा है, इसका आंसर 0 होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया निखिल, बॉबी? यस सर। ठीक है, नेहा, प्रीति, समझ में आया बेटा क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Question number 3rd. In an LCR circuit, capacitance is charged from C to C, मतलब चार्ज जो है कैपेसिटेंस में जो चार्ज होता है वह पहले C था और उसको डबल यानी कि 2C चार्ज हो गया वो। फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी to remain unchanged, मतलब क्या हो रहा है इसमें, कैपेसिटेंस जो है डबल हो जा रहा है लेकिन उसका जो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो अनचेंज रहती है। तो इंडक्टेंस शुड बी चेंज फ्रॉम L2, तो इंडक्टेंस को हमें क्या करना चाहिए,
then inductance should be changed from L to L से कितना चेंज करना चाहिए ये बताना है बेटा। ये कह रहा है कि यदि जो कैपेसिटेंस है C से 2C हो जाता है तो इंडक्टेंस में कितना चेंज करें जिससे कि उसकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो वो सेम रह जाए। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? सिंस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी VR इक्वल टू ये होता है 1/2π√LC, ये होता है बेटा 2π√LC। तो ये कह रहा है कि अगर C डबल हो जाए और हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वही मिलनी चाहिए तो L में कितना चेंज करना पड़ेगा? तो देखो बेटा, इफ C बिकम 2C, तो देखो बेटा तब यहां से न्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना होगा? वो वही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो 1/2π√, L की जगह पे L लिख दें और C की जगह पे क्या लिख दें बेटा? 2C। तो हमें फिर वही मिलना चाहिए, ये √LC मिलना चाहिए। तो यानी कि L को हमें क्या करना पड़ेगा? हाफ कर दें। अगर L को मैं हाफ कर देता हूं, अगर C जो है डबल होता है, L हाफ हो जाए तो क्या हो जाएगा? L से 2 से 2 कैंसिल, फिर क्या मिल गया? ये 1/2π√LC मिल जाएगा जो कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब ये हो गया 10 फॉर सेम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या करना पड़ेगा? इंडक्टेंस शुड बी L/2, मतलब कि हाफ करना पड़ेगा। अगर कैपेसिटेंस को हम डबल करते हैं, कैपेसिटेंस अगर डबल हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहे उसके लिए इंडक्टेंस क्या होना चाहिए? इंडक्टेंस जो है हाफ हो जाना चाहिए। अगर हाफ हो जाएगा तो सेम वही फ्रीक्वेंसी फिर हमें मिल जाएगी। ठीक है बेटा? बॉबी, निखिल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो कर दो बेटा, हो गया। Question number 4. The core of any transformer is laminated. The core of any transformer is laminated so as to, बोलो बेटा, किसी ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेट कर दिया जाता है या लेमिनेट करके बनाया जाता है। ऐसा क्यों है? तो इसमें पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है रिड्यूस द एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट, reduce the energy loss due to एडी करंट। पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन है मेक इट लाइट वेट, जो सी ऑप्शन है मेक इट रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग। एंड डी है इंक्रीज द सेकेंडरी वोल्टेज
इंक्रीज द सेकेंडरी वोल्टेज। बोलो बेटा। सर फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंडरी, गुड। सेकेंडरी वोल्टेज बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। एडी करंट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके कोर को लेमिनेट कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन एसी जनरेटर, ये कॉइल विथ एन टर्न, a coil with n turns, all of the same area A, all of the same area A, and total resistance are rotates with frequency omega, in a magnetic field B, the maximum value of the EMF, generated in the coil is, ये कह रहा है कि एसी जनरेटर में एक कॉइल लगी है, जिस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न n है, उसकी जो एरिया है A है, सारे कॉइल की सेम एरिया है, टोटल रेजिस्टेंस R है, और वह ओमेगा फ्रीक्वेंसी से मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड B में। तो उस कॉइल में मैक्सिमम जो ईएमएफ होगा वो कितना जनरेट होगा, बोलो बेटा। इसके लिए ईएमएफ का फार्मूला क्या होता था, याद होगा। ईएमएफ इक्वल टू ये होता था एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये डायरेक्ट नहीं आया है, इसको इंटीग्रेट करने पे आया है। तो ये आपका ये फार्मूला है, ठीक है बेटा, ये ईएमएफ का फार्मूला है। अब ये मैक्सिमम कब होगा, बोलो बेटा। नेहा, प्रीति, ये मैक्सिमम कब होगा, साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितना हो जाए तो मैक्सिमम हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अगर ओमेगा टी की वैल्यू π/2 हो जाए, यानी कि साइन ओमेगा टी टोटल 1 हो जाए, तो यहाँ पे फॉर मैक्सिमम ईएमएफ साइन ओमेगा टी शुड बी इक्वल टू π/2, ये इतना होना चाहिए। तो देयरफॉर E इक्वल टू कितना हो जाएगा, NBA ओमेगा। यही आंसर है बेटा, यही आंसर है। मैक्सिमम उसमें जो ईएमएफ कॉइल में जो होगा मैक्सिमम ईएमएफ, वो E इक्वल टू NBA ओमेगा होगा। ठीक है, ये ऑप्शन है उसमें, याद रखना, ये मैक्सिमम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, if coil is open, then L and R become,
बिकम कितना होगा बेटा, यदि कॉइल ओपन है तो एल और आर कितना होगा ये हमें फाइंड करके बताना है। इसमें एल और आर कितना होगा ये बताना है। तो देखो बेटा ध्यान से, अगर कॉइल ओपन है, अगर कॉइल ओपन है, जैसे मान लो कोई हमने कॉइल लिया, वायर लिया और उसको ऐसे ही रख दिया, तो क्या उसमें करंट फ्लो करेगी क्या बेटा बोलो? जब तक सर्किट में क्लोज नहीं करेंगे तब तक उसमें करंट फ्लो करेगी क्या? तो यहां पे क्या होगा, एल जो है, आई जो है, आई कितना हो गया? अगर कॉइल जो है ओपन है तो उसमें करंट क्या हो गया? जीरो हो गया। अच्छा, करंट अगर जीरो होता है तो रेसिस्टेंस कितना हम मानते हैं बेटा? मैक्सिमम। मैक्सिमम यानी कि इनफाइनाइट मान लेते हैं, यही है ना। अगर करंट जीरो हो गया तो आर मैक्सिमम होता है, रेसिस्टेंस मैक्सिमम होता है। ये मिल जाएगा कौन से रिलेशन से? V इक्वल टू आई आर वाले रिलेशन से। अगर हम यहां निकालें V इक्वल टू आई आर वाले रिलेशन से, तो यहां से आप निकाल सकते हो। अब इंडक्टेंस, अब यहाँ पे इंडक्टेंस कितना होगा? एल कितना हो जाएगा? आर तो हमें मिल गया, रेजिस्टेंस कितना हो गया? रेजिस्टेंस हो गया इनफाइनाइट, तो वो कितना हो जाएगा? एल कितना हो जाएगा? इंडक्टेंस कितना हो जाएगा इसका? इंडक्टेंस भी क्या है? एक तरीके की कॉइल ही तो है, वो भी क्या है? एक तरीके की कॉइल है और ओपन है, तो इसमें एल इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, मतलब रेसिस्टेंस एल कितना होगा? एल इक्वल टू जीरो एंड आर इक्वल टू इनफाइनाइट। ये इसका ऑप्शन मिल जाएगा। ओपन है तो, बाकी यदि क्लोज है तब तो उसमें कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। ओपन की कंडीशन में ये मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन प्रीति नेहा, अभी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मैंने फार्मूला बताया था, उसी फार्मूले से पता चल जाएगा कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या बताया था बेटा, याद है? अभी पहले के पिछले क्वेश्चन में आए थे। सिंस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वी आर, ये लिखे थे ना, क्या लिखे थे? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/√2π LC, ठीक है। अब इसमें से 2π तो कांस्टेंट है, मतलब ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है? एल और सी पे, ठीक है। तो इसमें से फार्मूले, उसमें ऑप्शन में यही दे रखा है, तो आपका ये करेक्ट होगा। लेकिन उसमें हमें सिर्फ क्या बताना होगा? डिपेंड किस पे करेगी, तो 2π नहीं, ऑप्शन में ये 2π नहीं दे रखा है। देयरफॉर हम लोग लिख देंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करेगी? डिपेंड अपॉन 1/√LC पे। ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा, 1/√LC पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, which quantity is increased in a step down transformer? Which quantity is increased in step down ट्रांसफार्मर? ये क्वेश्चन तो आज बन जाना चाहिए बेटा। मतलब कि कौन सा वोल्टेज या करंट कौन सा इंक्रीज करता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज करती है? करंट
करंट इंक्रीज करती है। गुड, इसका आंसर है करंट। करंट इंक्रीज करती है और वोल्टेज जो है डिक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 9, द पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज on a 220 volt mains is बोलो बेटा, ये कह रहे हैं कि पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज ऑन मेंस ऑफ ऑन 220 वोल्ट मेंस इज, कितना होगा पीक वैल्यू? तो इसमें हमें फाइंड करना है सिंस पीक वैल्यू V इक्वल टू, ये क्या होता है VRMS, पीक वैल्यू को V0 हम कर सकते हैं, तो क्या लिखते हैं VRMS इंटू में √2। ये अगर ये फार्मूला ऐसे नहीं याद है तो इसको हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं। इसका VRMS वाला याद होगा, VRMS इक्वल टू क्या लिखते थे V0 अपान में √2, यही VRMS है। ठीक है, जहां पे V0 क्या है, या मैक्सिमम वोल्टेज है या पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है, तो यहां से देयरफॉर V0 इक्वल टू क्या मिल जाएगा √2 इंटू VRMS, और ये RMS ही दे रखा है, क्या दे रखा है RMS दे रखा है, तो ये हो जाएगा √2 इंटू 220 वोल्ट या 220 वोल्ट, यही आंसर है बेटा इसका। ठीक है, V0 इक्वल टू यानी कि पीक वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल कितना मिलेगा 220 वोल्ट। चलिए एक ये लास्ट क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, सीरीज AC सर्किट has inductance cell, resistance R and angular frequency 2, and angular frequency to the quality factor Q is, क्या होता है? तो सिंपल से बेटा क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला याद कर लो, वही ऑप्शन में दे रखा है। क्वालिटी फैक्टर इन्हीं से मिलकर बनता है, तो क्वालिटी फैक्टर कितना हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये 2 नहीं ये ओमेगा है बेटा। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो सिंस क्वालिटी फैक्टर, ये फार्मूला है बेटा याद कर लेना। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, यानी कि शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को ही हम लोग क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू होता है ओमेगा L अपान में C, ओमेगा L अपान में R, जहां ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, L इंडक्टेंस है और R क्या है रेसिस्टेंस है। इसके ऑप्शन में यही दे रखा है बेटा ओमेगा L अपान में R। ठीक है, बॉबी, निखिल, नेहा
योगिता प्रीति, योगिता, यस सर, अच्छा इनका कहीं नहीं, नेहा प्रीति,